स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 9th की न्यू एनसीईआरटी एक्सप्लोरेशन का एक और बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है सेल द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। जिस तरह से हमने डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस चैप्टर था उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा था, सेम हमने बायोलॉजी के इस चैप्टर के साथ भी किया है और ये हमारा लेक्चर 1 है। हम पार्ट्स में क्यों डिवाइड कर रहे हैं चैप्टर को? इस बार एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो नए हैं और वो बहुत छोटी सी जगह पर लिखे हुए हैं, एक दो लाइन में, और ऐसा लिखा हुआ है कि हमें पता भी नहीं चलेगा, जब हम रीड करते हैं तो मिस कर देते हैं। तो ऐसा आपके साथ ना हो, तो इसी वजह से हमने चैप्टर को छोटे छोटे लेक्चर्स में डिवाइड किया है, हर कॉन्सेप्ट को बहुत प्यार से समझाया है। तो शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। चैप्टर की शुरुआत होती है एक स्टडी से। पहले कुछ साइंटिस्ट ऐसा बोल सकते हैं, उनका मानना था कि जो लाइफ है यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पहली बार अर्थ पे आएंगे। अच्छा, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात क्यों कर रहे हैं? अरे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम, और बायोलॉजी का मतलब ही होता है हमें स्टडी करनी है किनकी? लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। जो चीज अलाइव है, जिंदा है, हमें उनके बारे में स्टडी करनी है और वो हम किस में पढ़ते हैं? बायोलॉजी में पढ़ते हैं। तो साइंटिस्ट का मानना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पहली बार अर्थ पे आया होगा या किसी से बना होगा, वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वाटर बॉडीज में बना होगा। अब वाटर बॉडीज हमारे पास दो टाइप की होती है, या तो लार्ज वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन हो गए, सी हो गए, या स्मॉल वाटर बॉडीज हो गई जैसे पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग होते हैं। तो हमारी बुक ये बोलती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पहला तो वो किसी इनऑर्गेनिक मटेरियल से बने हैं। एक होते हैं ऑर्गेनिक, एक होते हैं इनऑर्गेनिक। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक हो गया, CO2 इनऑर्गेनिक। अब CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड सेम होता है, ये केमिस्ट्री में आपको ये चीज याद रखनी है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, वाटर हो गया, ये इनऑर्गेनिक होते हैं और इन्हीं इनऑर्गेनिक मटेरियल से किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बनावट हुई है। ये समझ में आ गया। अब बुक बोलती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इतने हार्श क्लाइमेट में भी सर्वाइव कर पा रहे हैं। अर्थ का बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का टेम्परेचर देखा जाए बहुत हाई हुआ करता था, आइस एज आई थी तो पूरा बर्फ ही बर्फ था। तो इतने हार्श क्लाइमेट में भी अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर लिए हैं और आज भी प्रेजेंट है, यानी कुछ तो उनकी बॉडी में ऐसी चीज होगी जो उनको उस हार्श क्लाइमेट से क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है। और ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी स्मॉल वाटर बॉडीज में, जहां का क्लाइमेट बहुत हार्श हो, वहां पर प्रेजेंट हो। तो हमारी बुक बोलती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत किसी लार्ज वाटर बॉडीज या ओशियन से नहीं हुई, किसी स्मॉल वाटर बॉडी से हुई है। एग्जाम्पल हमें दे रखा है कि जो हमारी जो पूगा वैली है, वहां पर पूगा वैली है जो लद्दाख में है, वहां के जो हॉट स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग समझ रहे हो? उसे गर्म जमीन में से तो गर्म पानी आता है। तो वहां पर जो हॉट स्प्रिंग है जिसका पानी का टेम्परेचर करीबन 100 डिग्री सेल्सियस है, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट जितना हमारा टेम्परेचर है वहां का, हॉट स्प्रिंग का पूगा वैली में जो कि लद्दाख में है। उस हॉट स्प्रिंग में भी कुछ बैक्टीरिया जो कि थर्मोफाइल्स कहलाते हैं, थर्मोफाइल्स का मतलब हीट लविंग बैक्टीरिया, वो वहां पर मिले हैं। अब सोचो, लद्दाख का क्लाइमेट तो कोल्ड क्लाइमेट है ना, बाहर तो बहुत ज्यादा ठंड है और पानी बहुत गर्म है, 100 डिग्री सेल्सियस तक ऐसा है। उस इतने हार्श क्लाइमेट में भी, इतने चेंजिंग एनवायरनमेंट में भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे हैं। तो कुछ तो ऐसा होगा उनकी बॉडी में जो उनको वहां पर सर्वाइवल में हेल्प कर रहा होगा, इतने सालों से वो वहां पर है ऐसा। तो बताया गया, साइंटिस्ट ने स्टडी की। अब कौन से साइंटिस्ट ने? अब देखो, लखनऊ के हमारे पास एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट, है ना। उन्होंने स्टडी करके ये बताया कि ये जो पूगा वैली है, जो हॉट स्प्रिंग है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के ऐसे डिपॉजिट है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे काम कर रहे हैं इन बैक्टीरिया के लिए या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी कहने की बात यह है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके पास कुछ ऐसी प्रोटेक्टिव चीज है
एक लेयर है जो उनको इतने हार्श क्लाइमेट से आज तक क्या कर रखी है, बचा के रख रही है। तो कहाँ स्टोरी जा रही है? स्टोरी जा रही है एक हॉट स्प्रिंग जो कि पुगा वैली के अंदर है, जहां पर क्या मिले हैं, क्या मिले हैं, थर्मोफाइल्स, जो कि हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं। थर्मो, हीट, थर्मस सुना होगा, थर्मोमीटर सुना होगा, तो थर्मो वर्ड आते ही दिमाग में आना चाहिए हीट आता। तो ऐसे बैक्टीरिया जो हीट को पसंद करते हैं, हीट में रहना पसंद करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या याद रखा? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, या हमारी बुक के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत किसी स्मॉल वाटर बॉडी से भी नहीं है। अच्छा, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म बोला तो जितने भी लाइफ का मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जो इतनी बड़ी बॉडी है, हमें अलग अलग तरह के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखते हैं। ऐसा कहीं पे एनिमल्स है, बर्ड्स है, फिश होती है, वो तैर रही है, हम ऐसे चल रहे हैं। इतने सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो साइज में बड़े हैं, जिराफ जैसे, व्हेल जैसे बड़े हैं, और बहुत छोटे हैं, चींटी जैसे, बैक्टीरिया जैसे बहुत छोटे जो दिखाई नहीं देते हैं। ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसी से तो बने होंगे, सही है ना? इनकी बॉडी किसी से तो बनी होगी। जैसे अगर मुझे पूरा घर बनाना है तो मुझे किसकी जरूरत पड़ती है? ब्रिक की जरूरत होती है। एक छोटी छोटी ब्रिक से एक वॉल बनती है ना? आप घर कैसे बनता है? छोटी छोटी आप ऐसे ब्रिक रखोगे तो एक वॉल बनेगी। 1 2 3 4 5 वॉल से क्या बनेगा? एक रूम बनेगा। बहुत सारे रूम बन के क्या बनता है? एक बिल्डिंग या घर बनता है। तो घर की शुरुआत कहां से हुई? जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी बिल्डिंग का, किसी घर का, वो क्या होता है? ब्रिक होता है। उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको क्या नाम दे दिया गया? सेल दे दिया गया। तो सेल को कंपेयर किया गया है ब्रिक से, कि हर एक बड़ी स्ट्रक्चर की जो शुरुआत होती है वो एक छोटे कंपोनेंट से होते हैं, एक छोटी यूनिट से होती है। उसी तरह से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में भी एक स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, एक माइक्रोस्कोपिक यूनिट होगी जो बहुत छोटी होगी, जिससे पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है। वो स्मॉलेस्ट यूनिट या माइक्रोस्कोपिक यूनिट क्या है? हमारी सेल होती है। इसी वजह से चैप्टर का नाम क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक मतलब जैसे पूरी बिल्डिंग बनाने के लिए छोटे छोटे यूनिट चाहिए जिनको ब्रिक बोलते हैं, उसी तरह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए हमें एक छोटी छोटी यूनिट चाहिए। उन छोटे छोटे ब्लॉक्स को क्या बोल दिया गया है? सेल बोल दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे के सारे किससे बने हैं? सेल से बने हैं, विच इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट। अगर पूछा जाए व्हाट इज सेल, तो सेल इज अ माइक्रोस्कोपिक यूनिट जिससे सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बने हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वेरी या माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल। हमारे पास लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है। अब सेल तो बहुत छोटी होती है, हम देख नहीं सकते। आपको पता होगा कि सेल होती है वो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है। तो सेल दिख नहीं सकते, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म तो हमें पूरा दिखाई देता है। सवाल आया समझ में? तुम मुझे देख सकते हो पर मेरी जो बॉडी में सेल उसको देख नहीं सकते, तो ये कैसे पॉसिबल है? तो देखो, सेल होती है, ये सेल कंबाइन होकर बनाती हैं क्या? टिश्यूज। छोटी छोटी सेल, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, जो सेम होती है, जिनकी स्ट्रक्चर, जिनका फंक्शन भी सेम होता है, वो सारी सेल मिल जाती है और एक ग्रुप बनाती है, और उस ग्रुप को क्या बोल दिया गया? टिश्यूज बोला गया। तो टिश्यूज क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो साथ में मिलकर एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे रेड ब्लड सेल है ना, तो रेड ब्लड सेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन है क्या? कि वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है। अगर मुझे मेरी बॉडी में ऑक्सीजन हर जगह पहुंचाना है तो ब्लड के थ्रू जाता है, पर ब्लड में ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है? रेड ब्लड सेल करती है। नर्व सेल सुना होगा आप लोगों ने। नर्व सेल क्या होता है? जैसे आपने किसी चीज को टच किया, गर्म चीज को टच किया, तो ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक पहुंचती है कि मैंने चीज को टच किया, गर्म है। ये इंफॉर्मेशन ब्रेन तक कौन लेके गया? नर्व सेल लेके गई, और बहुत सारी नर्व सेल मिलके बनाता है हमारा नर्वस टिश्यू बनता है। तो सेल से ग्रुप होके क्या बनता है?
टिश्यू बनता है। डन यहाँ तक। अब यही टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। जैसे हार्ट एक ऑर्गन हो गया, लंग्स एक ऑर्गन हो गए, किडनी ऑर्गन हो गए। तो ये ऑर्गन्स होते हैं, वो किससे मिलके बने होते हैं, टिश्यू से मिलके बने। और ऑर्गन से बनता है हमारा ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। और ये सारे ऑर्गन सिस्टम से बनता है एक हमारा होल ऑर्गेनिज्म। तो सेल, सेल कंबाइन होके टिश्यूज, टिश्यू से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से बन गया हमारा पूरा होल ऑर्गेनिज्म। तो मेरी जो पूरी बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम है। उन ऑर्गन सिस्टम में प्रेजेंट है ऑर्गन्स, ऑर्गन्स किससे बने, टिश्यूज, और टिश्यूज जो बने हैं वो किससे बने हैं, सेल से। यानी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या निकली मेरी, सेल निकली। ओके ठीक है। अब नंबर ऑफ सेल, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसकी बॉडी में एक ही सेल हो। सिंपल है कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा होगा जिसकी बॉडी में एक सेल हो। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिनकी बॉडी में एक से ज्यादा सेल हो। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में सिर्फ एक ही सेल है, जो एक ही सेल से मिलके बने हैं, क्या नाम दे दिया गया, यूनिसेल्यूलर। यूनि का मतलब भी सिंगल होता है। और अगर किसी ऑर्गेनिज्म में एक से ज्यादा सेल्स है, बहुत सारी सेल्स है, उनको बोला गया मल्टी सेल्यूलर। जैसे हम ह्यूमंस है, हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती है, इसका मतलब मैं क्या हूं, मल्टी सेल्यूलर। प्लांट्स होते हैं, उनकी बॉडी में भी बहुत सारी सेल्स होती है, तो वो भी क्या हो गए, मल्टी सेल्यूलर। तुम्हारे आसपास के जो तुम एनिमल्स देखते हो, डॉग, काऊ हो गए, ये सब क्या है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। अच्छा, अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में फंक्शन, फंक्शन मतलब अरे सांस ले रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये मूवमेंट हो रहा है, ये बॉडी में फंक्शंस होते हैं। ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करती है, सेल परफॉर्म करती है। समझे मेरी बात, हमारी बॉडी में सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करती है, सेल करती है। इसी वजह से सेल को फंक्शनल यूनिट भी बोलेंगे हम। सेल को क्या बोलेंगे, फंक्शनल यूनिट, क्योंकि हमारी बॉडी के सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलेंगे। क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वो किससे बनी है, सेल से। अभी हमने पढ़ा था बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अच्छा, तो जो यूनिसेल्युलर है, इनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस होंगे वो एक ही सेल करेगी, क्योंकि सेल ही एक है। यानी एक सेल ही सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। और इसमें सेल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड होती है। एक सेल सारे काम नहीं करेगी। एक सेल को एक काम दे दिया गया और उसको वही काम करना है। जैसे रेड ब्लड सेल का एक ही काम है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। नर्व सेल का एक ही काम है, जिनको न्यूरॉन भी बोलते हैं या नर्व सेल होते हैं, उनका एक ही काम है, बॉडी में मैसेज ट्रांसपोर्ट करना। तो सेल्स होती हैं वो अपने फंक्शन में स्पेशलाइज्ड हो जाती है और स्पेसिफिक फंक्शन ही करती है। यहां तक सही है ऐसा। अच्छा, इनको मल्टी सेल्यूलर को यूजुअली हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, इनको हम जनरली अपने आंखों से नहीं देख सकते। एग्जाम्पल हमें पता है, अमीबा है, पैरामीशियम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये सारे क्या है, यूनिसेल्यूलर। और ये सारे हमारे क्या है, मल्टी सेल्यूलर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, शेप और साइज ऑफ द सेल। आपको यहां पर कुछ अलग अलग टाइप्स के सेल दिख रही है। ये नर्व सेल है, इसका शेप अलग है, इसे ब्रांच स्ट्रक्चर से ऐसा। ये रेड ब्लड सेल है, इसका डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है ऐसा। ये स्पर्म सेल है, जिसके पास ऐसे ये टेल जैसी कुछ स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास क्या है, बोन है, जिसके पास ऐसा मैट्रिक्स जैसी कोई चीज मिलती है। हर सेल की स्ट्रक्चर अलग अलग है। अच्छा, कहने का मतलब जैसे आरबीसी है वो सारी सेम होती है, बट आरबीसी और नर्व सेल एक जैसी नहीं है। तो सेल के शेप होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके फंक्शन भी तो अलग अलग है। मल्टी सेल्यूलर में हमने क्या बोला, सेल्स होती है वो स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं, वो एक स्पेसिफिक फंक्शन ही परफॉर्म करती हैं। तो रेड ब्लड सेल और नर्व सेल का फंक्शन अलग अलग है, और क्योंकि इनका फंक्शन अलग अलग है, इस वजह से शेप भी अलग अलग है। सही बात है। इसको ऐसे मैसेज ट्रांसपोर्ट करना होता है, इस वजह से ब्रांच जैसी होती है। इसको ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाने ऐसे जैसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर होती है। इसको मूव होना पड़ता है, तो मूव कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, टेल की जरूरत पड़ती है। यानी सेल के फंक्शन अलग अलग होने की वजह से उनके शेप भी क्या है, अलग अलग है, उनकी साइज भी अलग अलग होती है। जैसे नर्व सेल है, ये 1 मीटर तक लंबी हो सकती है और बहुत थीन होती है ऐसा, और ये छोटी होती है ऐसा। ठीक है, तो सेल के शेप होते हैं, जैसे हमारा नाम स्पर्म सेल है, ये बहुत छोटा होता है। सबसे हमारी बॉडी में जो सबसे छोटी सेल मिलती है वो कौन सी होती है, स्पर्म सेल होती है। तो सेल का शेप और साइज भी अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन।
अब कि सर आपने सेल पढ़ा दिया, सेल सेल सेल, हमने 8th में भी सेल के बारे में पढ़ा था, पर ये माइकल लाल कौन है जिसने सेल को खोज निकाला था? जरूरत क्या पड़ी इसको सेल को ढूंढने की? भाई जरूरत तो पड़ेगी ना। अगर हमें इतनी सारी मेडिसिन अगर हम बना पा रहे हैं, किसी बीमारी का इलाज कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि हमने स्टडी की है कि हमारी बॉडी वर्क कैसे करती है, हमारी बॉडी में क्या क्या चीजें हैं, हमारी बॉडी किससे मिलके बनी है, तभी तो हमें इलाज मिलेगा। तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश बॉटनिस्ट होते हैं। अब बॉटनिस्ट क्या होते हैं? अब देखो, दो तरह की चीजें होती है। बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होती है हमारी जूलॉजी, एक होती है हमारी बॉटनी, ठीक है। जूलॉजी के अंदर हम किसकी स्टडी करते हैं? एनिमल्स की। और बॉटनी में हम किसकी स्टडी करते हैं? प्लांट से रिलेटेड स्टडी करते हैं। तो ये क्या थे? बॉटनिस्ट है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या किया? अपने खुद का डिजाइन किया हुआ एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया। अपना खुद का डिजाइन किया हुआ क्या बनाया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इस माइक्रोस्कोप में उन्होंने कॉर्क लिया। ये कॉर्क कैसे देखा होगा? वाइन की ढक्कन लगे होते हैं। कॉर्क किससे बनते हैं? जो प्लांट का जो स्टेम होता है ना, बार्क होता है, आउटर लेयर होती है, वो बार्क होती है, उस बार्क से क्या बनता है? कॉर्क। इसके छोटे छोटे स्लाइस लिए और अपने खुद के डिजाइंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। तो जब उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप में इसको ऑब्जर्व किया, तो उन्हें कुछ ऐसी हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी। ऐसे हनी कॉम्ब होता है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए होते हैं, ऐसे छोटे छोटे ऐसे। इन हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जैसे कंपार्टमेंट को देख के उन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया, क्या? सेल। क्या वर्ड यूज किया? सेल वर्ड। सेल जो वर्ड होता है वो एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है सेल्यूला। सेल्यूला जिसका मतलब होता है लिटिल रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको लैटिन में सेल्यूला बोलते हैं। इस सेल्यूला से उन्होंने पहला वर्ड लाया, कौन सा? सेल। तो किस इंसान ने सबसे पहले ये वर्ड लेके आया है? रॉबर्ट हुक ने। तो जिन्होंने जैसे ही ऑब्जर्व किया कॉर्क को, तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखी। और इस हनीकॉम्ब लाइक में छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट थे। इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। फिर बाद में पता चला कि ये जो सेल है ये तो डेड सेल है, और ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये जो तुम्हें दिख रही है आउटर लेयर, ये एक्चुअल में सेल वॉल है। ये क्या है? एक्चुअल में सेल वॉल। ये बाद में जाके पता चला। अच्छा, उन्होंने जो भी चीज देखा, उस समय क्या होता था, जैसे आज के टाइम पे तुम कैसे फोटो खींच लेते हैं, ऐसा उस समय ऐसी कोई सुविधा थी नहीं। तो उन्होंने जो कुछ भी देखा अपने माइक्रोस्कोप में, उसकी उन्होंने ड्राइंग बनाई। रॉबर्ट हुक बहुत अच्छे आर्किटेक्चर थे, ऐसा बहुत अच्छा आर्किटेक्चर का उनको बहुत नॉलेज था। ऐसा पूरा पता आपको, अगर याद हो तो लंदन को डिजाइन करने में, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग को डिजाइन करने में इनका बहुत बड़ा रोल है, अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री पता हो तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? जो भी ऑब्जर्व किया उसकी उन्होंने ड्राइंग बना दी, और ये ड्राइंग उनकी बुक में देखने को मिलती है जिसका नाम है माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया के अंदर उन्होंने ये सारी ऑब्जर्वेशन थी वो लिख डाली, ड्राइंग बना दी ऐसा। और पहली बार हमें पता चला किसके बारे में? सेल के बारे में। तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की रॉबर्ट हुक ने, ऐसा, ठीक है। कब की? 1665 में की, ऐसा। और ये सारी सेल कैसी थी? डेड सेल थी, ठीक है। ओके। और इन्होंने अपनी सारी जो भी इंफॉर्मेशन थी, ऑब्जर्वेशन थी, वो एक बुक में लिखी, ड्राइंग बनाकर। किस फॉर्म का? वो बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। अच्छा, 1674 में एक और पर्सन आते हैं जिसका नाम है एंटोनी वॉन ल्यूएनहुक। क्या नाम है? ल्यूएनहुक है। उन्होंने पहली बार पॉन्ड वाटर के अंदर लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया, बट वो तो डेड थी। लिविंग सेल को पहली बार किसने डिस्कवर किया? ल्यूएनहुक ने। और ये सेल उनको कहां मिली? पॉन्ड वाटर के अंदर। जनरली उन्होंने जो डिस्कवर किया था वो बैक्टीरिया था, और बैक्टीरिया के बाद, बैक्टीरियम बोल सकते हैं सिंगुलर के लिए, उसके बाद उन्होंने आरबीसी वगैरह होते हैं उन सारे सेल्स को भी ऑब्जर्व किया। तो सवाल आता है कि सबसे पहले सेल किसने डिस्कवर की? रॉबर्ट हुक ने। लिविंग सेल सबसे पहले किसने की? ल्यूएनहुक ने। क्लियर है यहां तक? पॉन्ड वाटर के अंदर उनको क्या मिले थे? बैक्टीरिया मिले थे, वहां से उन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी की।
ओके। अब सेल की डिस्कवरी भी हो गई, अलग अलग साइंटिस्ट को नई चीज मिल गई, आहा मजा आ गया, अब हमारे पास कुछ काम था नहीं, अब रॉबर्ट हुक और लियोन हुक ने कुछ हमें नई चीज बता दिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं इसको। साइंटिस्ट का काम ही यही होता है ऐसा कि भाई कोई नई चीज उनको मिलनी चाहिए और फिर वो उसके बारे में लग जाते हैं। तो 1838 में, ये बॉटनिस्ट वर्ड में बता चुका हूं क्या होता है, हमारे पास होता है स्लाइडिन। तुम्हें पूरा फुल फॉर्म याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम इसको जेएम स्लाइडिन भी बोल सकते हो। इन्होंने क्या बताया कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, सेल से। जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सब किससे बने होते हैं, सेल से। फिर 1839 में जूलॉजिस्ट बता चुका उसका मीनिंग क्या होता है। इन्होंने क्या बताया, स्वॉन थे, उन्होंने क्या बताया कि जो एनिमल्स होते हैं ये भी किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। इन्होंने बताया प्लांट सेल से बनते हैं, इन्होंने बताया कि एनिमल्स भी सेल से बनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई 1855 में किसके बारे, रुडोल्फ विर्चोव ने। सबसे खतरनाक, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो पता चली वो रुडोल्फ विर्चोव ने बताई कि जितनी भी नई सेल होती है, जितनी भी नई सेल होती है वो सारी पुरानी सेलों से आती है। सेल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो यहीं से आया है कि जितनी भी नई सेल आएगी इस दुनिया में वो सारी नई सेल पुरानी सेल से आएगी। तो ऑल न्यू सेल्स होती हैं वो कहां से राइज होती हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो किसने बताया था, विर्चॉ ने बताया था। ये याद रखना है, एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की कि सेल थ्योरी, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग बातें बताई, इन सारी बातों को कंबाइन करके क्या निकाली गई, सेल थ्योरी। ठीक है, ये शायद बहुत इजी है। क्या बताया गया, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बना होता है, सेल से, या तो एक हो गया एक से ज्यादा होगी। ये पहला पॉइंट हो गया सेल थ्योरी का। दूसरा, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। कैसे, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की शुरुआत सेल से होती है। सेल, टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम या ऑर्गेनिज्म बनेगा। और बॉडी के फंक्शन भी सारे कौन परफॉर्म करती है, सेल ही तो करती है। और लास्ट जितनी भी नई सेल होगी वो सारी कहां से आएगी, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। ये सेल थ्योरी के पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली एमसीक्यू के फॉर्म में पूछा जा सकता है, एक एक मार्क का दो दो मार्क्स में पूछ सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब सेल बहुत छोटी है, ये हमें पता चला। हम इसको आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोपिक साइज की होती है, माइक्रोस्कोप की भी जरूरत होती है ऐसा। अब कितना छोटी हो सकती है एक सेल, उसका कंपेरिजन हमें दे रखा है बुक में। अब बुक ने बताया है कि देखो दुनिया में जो सबसे छोटी चीज है ना वो एटम है। ठीक है, अभी हम यहां तक ही जाएंगे। एटम से भी छोटी चीजें हो सकती है, नो डाउट ऐसा, बट जो एटम होता है उसकी साइज 0.1 नैनोमीटर है। अराउंड 0.1 नैनोमीटर के आसपास आती है किसकी साइज, एटम्स की। और फिर मॉलिक्यूल्स की आती है। फिर हमारे पास कुछ जैसे बायोमॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, दैट इज प्रोटीन्स और लिपिड्स होते हैं, उनकी साइज 1 नैनोमीटर आती है। फिर तुम देखोगे वायरसेस होते हैं जो इस रेंज में आते हैं। उसके बाद देखोगे मोस्ट प्लांट एंड एनिमल सेल्स दिख रही है, ये 100 माइक्रोमीटर की रेंज में आ रहे हैं या 0.1 mm की रेंज में आ रहे हैं। यानी सेल तो छोटी है, बट सेल से भी बहुत सारी चीजें जो सेल से भी छोटे होते हैं, जो कि हमारे क्या होते हैं, एटम्स वगैरह होते हैं। तो जो एटम्स होते हैं वो सेल से भी बहुत छोटे होते हैं। वायरसेस होते हैं वो और भी सेल से छोटे निकल गए, ऐसा क्लियर नहीं आता है। अब यहाँ पे तुम देखोगे कि इतनी साइज की चीजें होती है, जैसे बहुत छोटे छोटे बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गए, एटम्स हो गए, इनको देखने के लिए जरूरत होती है किसकी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। ये साइज की जितने भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं उनको जरूरत होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और वी कैन से लाइट माइक्रोस्कोप। और ये साइज के जितने भी चीजें होती हैं वो हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, हमें किसी भी माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं होती है। तो हमें पता चल रहा है कि सेल से भी चीजें बहुत क्या होती हैं, छोटी होती हैं। ये वैल्यूज आपको याद नहीं रखनी है, ये बस समझाने के लिए दे रखा है। अच्छा, अब माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी क्यों, क्यों माइक्रोस्कोप बताया गया, तो ये बताना है कि जो हमारी आंखें होती है ना उसकी एक लिमिट होती है। हम एक लिमिट के बाद ज्यादा छोटी चीजों को नहीं देख सकते, है ना। अब देखो क्या कंडीशन दे रखा है, टॉपिक है लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब है कि अगर मान लो कि दो डॉट है,
ठीक है, जो हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है। अब 25 सेंटीमीटर ही क्यों लिया? ये हमारी आइज का नियर पॉइंट है, यानी अगर कोई चीज मेरे आंखों के बहुत पास होगी ना तो मुझे धुंधली दिखाई देगी, ब्लर दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी। तो अगर मुझे किसी चीज को एकदम क्लियर देखना है तो मेरी आंखों से मिनिमम 25 होना चाहिए। 25 से ज्यादा रखेंगे तो भी दिखेगा, पर 25 से कम रखेंगे तो मुझे कभी भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, जिसको हम नियर पॉइंट बोलते हैं। तो ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, विच इज द मिनिमम डिस्टेंस जो कि हमें क्लियर देखने में हेल्प करता है। ठीक है, तो अगर दो पॉइंट है जो कि हमारी आंखों से 25 सेंटीमीटर दूर है और हमें इनको क्लियरली देखना है, ठीक है, तो इन दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ताकि हम दोनों पॉइंट सेपरेटली देख सकें, ऐसे दोनों मर्ज ना हो जाए। यानी दो पॉइंट्स के बीच की कितनी मिनिमम डिस्टेंस रखी जाए ताकि वो हमें क्लियरली दिखाई दे, ऐसा। ये चीज हम पढ़ते हैं किसमें? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन में। अब देखो, अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन कितना हो, 0.2 mm हो, इन दोनों के बीच का गैप कितना हो, 0.2, तो मुझे क्लियरली दिखेंगे। 0.1 भी अगर इन दोनों के बीच में गैप है तो मुझे दोनों पॉइंट सेपरेट दिखेंगे। लेकिन जैसे ही 0.1 mm से गैप कम होता जाएगा तो मुझे ये पॉइंट्स ऐसे ब्लर होते हुए दिखाई देंगे और ऐसा लगेगा कि ये दोनों पॉइंट मर्ज हो चुके हैं और एक ही पॉइंट दिख रहा है। तो दो पॉइंट के बीच में मिनिमम 0.1 mm का गैप होना चाहिए, तब मुझे दोनों पॉइंट ऐसे सेपरेट दिखेंगे। अदरवाइज मुझे दोनों पॉइंट ऐसे ब्लर होते हुए दिखेंगे और मर्ज होते हुए दिखेंगे। तो हमारे आंखों की जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन है वो कितनी है? 0.1 mm की हमारे आंखों की वो एबिलिटी, वो मिनिमम डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में ताकि हम उनको सेपरेटली देख सके, वो क्या कहलाती है? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। डन ऐसा? तो हम सिर्फ 0.1 mm जितना कोई चीज छोटी है उसको हम सेपरेटली और क्लियरली देख सकते हैं। उससे नीचे अगर, उससे भी कम साइज का अगर कोई चीज है या तो फिर हम उसको क्लियरली देख नहीं पाएंगे। और इसी वजह से हमें जरूरत पड़ती है किसकी? माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन वाला टॉपिक है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे ने। अब हम जब माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं तो हमारे पास देखो अलग अलग तरह के माइक्रोस्कोप होते हैं। पहला है सिंपल माइक्रोस्कोप, दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप, और थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें एक ही लेंस यूज किया जाता है, और ये जनरली जो लेंस होते हैं ना वो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। कैसे लेंस होते हैं? कॉन्वेक्स लेंस। आपने पढ़ा होगा ऐसा, ये वाला जो ऐसा शेप का होता है, जो मिडल से थिक होता है और कॉर्नर से एजेस से थिक और सॉरी थिन होता है, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। और एक ऐसा लेंस होता है जो मिडल से थिन होता है और एजेस से थिक होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप में कौन यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस को यूज किया जाता है। अगर एक लेंस है तो वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो गया, एक से ज्यादा लेंस होते हैं तो उसको क्या बोल दिया गया? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोल दिया गया। ऐसा, ठीक है, मल्टीपल लेंस है। अब देखो, इससे हम ज्यादा जूम नहीं कर सकते। जैसे आपके पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप की कैटेगरी में आता है। इसमें एक से ज्यादा लेंसेस यूज किए जाते हैं और इसका मैग्निफिकेशन थोड़ा हाई होता है। हम चीजों को बड़ा देख सकते हैं, ऐसा मतलब बहुत छोटी चीजों को बड़ी साइज में देख सकते हैं। जैसे सेल वगैरह को मुझे देखना हो, अनियन सेल आपने देखा होगा एक्टिविटीज के अंदर कराते हैं, तो उसको देखने के लिए हमें जरूरत होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। लेकिन मुझे सेल के अंदर भी देखना है कि सेल के अंदर क्या है। सेल को मैं देख नहीं सकता पर उसके अंदर क्या है वो भी देखना है, तो जरूरत पड़ती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की बीम को यूज किया जाता है, जिससे कि आप एटम जितनी छोटी चीजों को भी क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। बहुत हायर मैग्निफिकेशन होता है इसका, बहुत ज्यादा ऐसा। ठीक है, तो सेल के अंदर चीजें देखनी हो, स्टोमेटा देखने हो, ये सब देखने के लिए हमें जरूरत होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। अच्छा, हमारी बुक में कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी लाइट माइक्रोस्कोप होता है, उसका एक डायग्राम दे रखा है, उसके पार्ट्स भी हमें दे रखे हैं, हमें याद भी रखने हैं उन पार्ट्स को। देखो, जो सबसे ऊपर यहां पर एक लेंस लगता है, सबसे ऊपर एक लेंस लगता है जिसको हम आई पीस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आई पीस बोला जाता है। ये पहला लेंस हो गया। ठीक है, अब यहां देख लो, यहां पर ये एक, ऐसे दो, ऐसे तीन होते हैं, तीन अलग अलग लेंस होते हैं ना, इनको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो, यहां पर भी एक लेंस लग सकता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, यहां पर भी एक लेंस लग सकता है, ऑब्जेक्टिव लेंस, और एक और पीछे होता है, तीन अलग होते हैं, वहां पे हमारा क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव। अब नाम से पता चल रहा है ये आंखों के पास है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया? आई पीस हो गया। ये ऑब्जेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि यहां पर हम रखते हैं स्लाइड,
क्या रखते हैं? स्लाइड, यानी जिस सेल को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहाँ पे रखा जा रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो इससे इसको क्या बोला गया? ऑब्जेक्टिव लेंस। अब स्लाइड्स होती हैं जिसमें हमारी सेल वगैरह प्रिपेयर की जाती हैं, वो कहाँ पर रखी जाती है? स्टेज पे रखी जाती है। ये है मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो चीजें रखी जा रही है ना उनको क्लियरली देखने के लिए लाइट बहुत ज्यादा चाहिए होती है, तो वो लाइट को यहाँ तक पहुंचाना होता है, इस वजह से यहाँ पे यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर यूज किया जाता है? कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर का काम होता है आसपास के जितनी भी लाइट होती है उन सारी लाइट को यहाँ पर भेज देना, ऐसा। ठीक है, तो उससे क्या होगा? वो यहाँ पर जो हमारा सेल है या जो भी हमारा स्लाइड बना रखी है उसको क्लियरली देख सके, ऐसा। ठीक है, अब दो नॉब होते हैं, एक ये वाला नॉब, इस नॉब से हमारा ये जो हेड होता है ये ऊपर नीचे होता है। ठीक है, अगर मुझे इसको ऊपर नीचे करना हो तो मैं यूज करूंगा क्या? कोर्स एडजस्टमेंट नॉब। और एक मेरा होता है फाइन एडजस्टमेंट नॉब। ये क्या करता है कि कई बार हमने इसको नीचे तो लेके आ गए बट वो जो हमारा स्लाइड हमने प्रिपेयर की वो थोड़ी ब्लर दिखती है, तो उसको थोड़ा फाइन करने के लिए, एकदम फोकस करने के लिए हम यूज करते हैं इसको। बाकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो याद रख लो, ऐसा। ठीक है, अब देखो समय के साथ साथ हमने माइक्रोस्कोप इंप्रूव किए, हमें बहुत अच्छे अच्छे माइक्रोस्कोप, इवन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पहुंच गए। तो हमने क्या क्या चीजें इंप्रूव हुई? पहला हमने रिजोल्यूशन देखा कि हमें और अच्छे से क्लियर चीजें दिखाई दे, ऐसा। फिर हमने कॉन्ट्रास्ट किया, हमें ब्राइटनेस बढ़ाई ताकि हम देख सके कौन कौन से पार्ट्स हैं वो सेपरेटली हम देख पाए। और मैग्निफिकेशन, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटे से छोटी चीजों को हमने क्या किया है? मैग्नीफाई करके देखने की कोशिश की है, ऐसा। ठीक है, अब एक हमारी बुक में दे रखा है कि कैसे हम एक साइज, सेल के साइज को मेजर कर सकते हैं। हमें बता रखा है कि तुम भी, अगर आपके पास एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो कैसे हम एक सेल की साइज को मेजर कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया? इस स्टेज पर एक स्केल रखो। अब जैसे आप उसको ऑब्जेक्टिव लेंस और यहाँ पे आईपीस से आप देखोगे तो आपको एक सर्कुलर दिखेगा, इस सर्कल के अंदर ही आपकी एक सेल दिखती है, ऐसा। अब ये स्केल मुझे दिख रही है, ऐसा। स्केल मान लो यहाँ से शुरू हुई और यहाँ पे खत्म हो रही है। ये जो डायामीटर है, दिख रहा है, ये सर्कुलर फॉर्म है। तो ये जो सर्कल होगा, या नंबर से हम पता कर सकते हैं, स्केल के नंबर से हमें पता चल जाएगा कि ये जो हमारा सर्कल है इस सर्कल का डायामीटर कितना है। ठीक है, इसको एक्चुअल में फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। यहां से आपको देखोगे ना तो आपको सर्कुलर शेप में सारी जगह दिखाई देती है, ऐसा। तो ये जो फील्ड ऑफ व्यू है इसका डायमीटर आपने मेजर किया और कितना आया? 5। कैसे पता चलेगा? स्केल रखी होगी, जो दो नंबर आ रहा होगा उस दो नंबर से हम लेंथ पता कर सकते हैं। बेसिक हम ऐसे ही मेजर करते हैं। अब मान लो कि डायमीटर आया 5 mm, इसको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। एमएफ को माइक्रोमीटर, है ना, म्यू यानी माइक्रोमीटर होता है, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 से। यहां तक सही है? तो अगर 5 mm डायमीटर आया तो फिर माइक्रोमीटर में 5000 हो जाएगा। अब क्या करो, यहां पर स्लाइड रख दो। ठीक है, मान लो कि हमने अनियन सेल रखी है, ऐसा। अब ये जो अनियन सेल हम इस आई पीस में देखेंगे, यहां से देखेंगे तो हमें फील्ड ऑफ व्यू में, ये जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू था उसमें कितने सेल दिखाई दे रही है? देखो, ये एक सेल है, ये इसकी विड्थ हो गई, ये दूसरी सेल हो गई, ऐसे तीसरी सेल हो गई, ये ऐसे चौथी सेल हो गई, है ना, ये पांचवी सेल हो गई। ऐसे सेल को काउंट कर दो कि आपको कितनी सेल दिख रही है। मान लो कि आपको कितनी सेल दिखी? 10 सेल दिखी। कितनी सेल दिखी? 10 सेल दिखी। तो हमें साइज कैसे पता चलेगा? तो देखो, डायामीटर जो हमारा फील्ड ऑफ व्यू का था डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ सेल से। तो जैसे डायमीटर 5000 था, नंबर ऑफ सेल कितनी आ गई? 10। तो सेल की जो अप्रोक्सीमेट साइज आ गई वो कितनी आ गई? 500 माइक्रोमीटर। ये जो ऐसे म्यू करके बनाया है इसको माइक्रो, और पीछे क्या हो गया हमारा? मीटर हो गया। और ये चीज अगर एनएम हो तो नैनोमीटर, एनएम यानी नैनोमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से हम एक सेल की साइज को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। नए लेक्चर में हम सेल के अलग अलग पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे।